नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बी के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत पर आधारित प्रश्नोत्तरी। जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित, उस पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी होने वाली है, जिसमें हम कई प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाली एग्जाम में आने वाले हैं, और जो एग्जाम हो चुकी है उनमें इनमें से कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न हमको पढ़ना है जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है। देखिए, मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा में वेव बना के बताई थी, ठीक है, कि इस प्रकार से क्या होती है, वेव्स होती हैं एसी की। ठीक है, यहाँ पर ये धन, ये हो गया इसका धन चक्र, ये हो गया आधा चक्र, ऋण चक्र, सॉरी, कौन सा हो गया ये आपका, ये हो गया ऋण चक्र। ठीक है, ये होता है ऋण चक्र। तो इसका कहने का मतलब है कि धन या ऋण दोनों में से किसी में जो अधिकतम मान, यानी कि ये जो अधिकतम मान इसका प्राप्त करता है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया है तत्कालिक मान, बी दिया है क्षणिक मान, सी दिया है शिखर मान, और डी दिया है आयाम। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर शिखर मान। कौन सा बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे शिखर मान। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, शिखर मान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक देखिए, ऑप्शन ए दिया है साइकिल प्रति सेकंड, बी दिया है हर्ट्ज, सी दिया है एम्पियर, और डी दिया है केवी ए आर। देखिए, साइकिल प्रति सेकंड, मैंने बताया था साइकिल प्रति सेकंड भी फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है, लेकिन ये इसका एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है कौन सा, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। देखिए एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर उसने एसआई दे दिया, अगर वो बोलता फ्रीक्वेंसी का मात्रक साइकिल प्रति सेकंड भी देता और हर्ट्ज नहीं देता, तो हम साइकिल प्रति सेकंड आंसर लगा देते, क्योंकि ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, एम्पियर, देखिए आपको यहाँ पर एम्पियर जो होती है वो आपकी धारा का मात्रक होता है या उसकी इकाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एम्पियर तो कतई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको कुछ एग्जाम में कुछ ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कहां पर कौन सा सिस्टम यहाँ पर लगाना है, कौन सा मात्रक कहां पर उपयोग होगा, तो थोड़ा सा उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और ये जो केवीएआर दिया है, देखिए यहाँ पर केवीआर जो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर जो होती है ना, उसमें ये वाटलेस शक्ति होती है। क्या होती है, वाटलेस शक्ति होती है। इसको केवीएआर में हम लोग नापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कितने वोल्ट तक किया जाता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की जगह यहाँ पर वोल्टेज भी हो सकता था। क्या हो सकता है, वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि उत्पादन वोल्टेज में होता है। तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है उसका उत्पादन कितने वोल्ट तक किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बताई थी कि हमारे भारत देश में 33 केवी तक की बिजली बनाई जाती है। उसी को क्या किया था, स्टेप अप करके बढ़ाया जाता है। ठीक है, 33 से 66 किया जाता है, 66 से फिर 132 किया जाता है, फिर 220 किया जाता है, फिर 440 किया जाता है, फिर 765 तक इसको लास्ट तक किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में कितने वोल्ट की वोल्टेज उत्पन्न होता है या फिर उत्पन्न किया जाता है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो। ठीक है, कि कोई सा भी पावर प्लांट हो, उसमें 33 केवी तक विद्युत धारा उपयोग हम या उत्पादित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान धारा में शक्ति गुणक का मान। देखिए, एक समान धारा मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है डीसी की बात। ठीक है, डीसी की बात हो रही है। इसमें शक्ति गुणक का मान क्या होता है। देखिए, ए होता है शून्य, बी अनंत, सी परवर्ती और डी इकाई। देखिए, जो डीसी होती है ना, जो डायरेक्ट करंट होता है, डिश धारा होती है, एक समान धारा होती है, उसमें शक्ति गुणक का मान हमेशा क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, क्या होता है, इकाई होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
डीसी धारा की फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए वो तो उसने शक्ति गुणक पूछ लिया, पावर फैक्टर पूछ लिया, ये पूछ लिया उसने डिस्ट धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, शून्य। क्या होती है, डीसी धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है शून्य, 0/सन्नाटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है, वहां विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं डिस्ट धारा, बी दिया है प्रत्यावर्त धारा, सी दिया है एक समान धारा और डी दिया है अप्रत्याशित धारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन धारा है, जिसकी दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और जिसका समय दिशा जो होती है समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है वो कौन सी होती है, हमारी डिस्ट धारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेक्टिफायर के फिल्टर परिपथ में प्रयोग किए जाने वाला प्रेरक है। देखिए मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि जो पल्सेंटिंग डीसी हमें प्राप्त होती है रेक्टिफायर के द्वारा, उस पल्सेंटिंग डीसी को खत्म करने के लिए यहाँ पर हम क्या एक चोक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा होता है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए वायु क्रोड युक्त, बी दिया है लौह क्रोड युक्त, सी दिया है फेराइट क्रोड युक्त प्रेरक और डी दिया है चोक। देखिए चोक तो ये तीनों प्रकार के हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा लौह क्रोड युक्त प्रेरक। ठीक है, ये जो रेक्टिफायर के फिल्टर परिपथ होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, ठीक है, शुद्ध ये प्रेरकीय लिखा है, इसको आप प्रेरकीय पढ़िएगा। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति व्यय होता है। देखिए जो हमारा प्रेरकीय जो प्रतिरोध होता है, परिपथ होता है, प्रेरकीय परिपथ जो होता है उसमें शक्ति व्यय का मान क्या होता है, यानी पावर का मान क्या होता है। ए इकाई से अधिक, बी होता है कम, सी होता है शून्य और डी होता है अत्यधिक। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शून्य। शक्ति गुणक का मान जो होता है, शक्ति व्यय जो होती है वो हमारा शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में देखिए धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है, धारा और वोल्टेज इन फेज में होती है यानी कि साथ साथ चलती है, धारा और वोल्टेज आउट फेज में होती है ना, आगे पीछे होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो हमारे प्रेरकीय परिपथ होते हैं वो क्या करते हैं, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो उसमें आगे होता है, धारा पीछे होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें ये लिखा हो कि धारा हमारी पीछे हो और वोल्टेज आगे हो। तो यहाँ पर देखिए धारा वोल्टेज से पश्चगामी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में मुझे ये चीज दिख रही है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको वेक्टर बना के बताए थे, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो धारा होगी, यहाँ पर जो धारा होगी, ये धारा जा रही है, ये वोल्टेज है, ये धारा है, तो धारा बाद में अपने शिखर मान को पहुंच रही है, वोल्टेज पहले ही पहुंच गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री फेज अंतर वाली राशियां कहलाती है। देखिए मैंने आपको चीज बताई थी, फेसों का अंतर देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है 180 डिग्री का, एक होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है जो 90 डिग्री फेज अंतर वाली राशियां क्या कहलाती हैं। ए लिखा है एंटी फेज, बी लिखा है क्वाड्रेचर राशि, सी लिखा है इन फेज और डी लिखा है पश्चिमी राशि। ठीक है, पश्चिगामी राशि। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा क्वाड्रेचर राशि। क्या होगा, क्वाड्रेचर राशि को हम 90 डिग्री पर स्थित राशियां कहते हैं। देखिए एंटी फेज होता है 180 डिग्री। ठीक है, एंटी फेज क्या होता है, 180 डिग्री में कहलाता है वो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसी राशियां इन फेज में होती हैं जब, जो ऐसी राशि होती है, ऐसी जो राशि है, जो भौतिक राशि वोल्टेज या करंट दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, इन फेज में होगी जब अग्रगामी राशि हो, पश्चिगामी राशि हो, धारा और वोल्टेज एक साथ हो, धारा और वोल्टेज आउट फेज में हो। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा धारा और वोल्टेज जब एक साथ होते हैं तब उन राशियों को हम क्या कहते हैं, इन फेज राशि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का
आरएमएस मान क्या है? देखिए यहाँ पर बहुत गौर करने वाली चीज ये है कि वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है का आरएमएस मान पूछ रहा है कि वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर गौर करना, आप इसमें धारा का पूछ रहा है तो जहां जहां भी V लिखा होगा ना उनको तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? उनको तो हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज के बारे में उसने पूछा ही नहीं है। अब बचे हमारे ए और डी दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा कोई सा भी सही होगा, तो देखते हैं कौन सा सही होता है। एक दिया है 0.707 आई मैक्सिमम, दूसरा दिया है 0.637 आई मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए आरएमएस वैल्यू पूछिए, इसीलिए मेरा आंसर कौन सा ए वाला सत्य होगा। देखिए डी वाला है क्या? डी वाला है वो भी सही है, लेकिन वो एवरेज वैल्यू है धारा की, ठीक है, वो आरएमएस वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वोल्टेज का आरएमएस मान, देखिए वोल्टेज का आरएमएस मान दिया है तो सीधी बात है जहां पर आई लिखा हो उसको आप हटा दीजिए, तो ऑप्शन सी तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आप क्रॉस कर दीजिए। अब बचे मेरे तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में से आरएमएस वैल्यू देखो ए दिया है 0.789 वी मैक्सिमम, 0.707 वी मैक्सिमम, 0.637 वी मैक्सिमम। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू मैंने बताई थी वो क्या होती है वोल्टेज की, 0.707 वी मैक्सिमम। तो मेरा बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है जब, देखिए अनुनाद का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में इसको रेजोनेंस बोलते हैं, मैंने बताया था रेजोनेंस। ठीक है, और कब होता है ये? ऑप्शन देखिए एक्स एल इजिकल टू एक्स सी, बी एक्स एल जब छोटा हो एक्स सी से, सी ऑप्शन है एक्स एल बड़ा हो जब एक्स सी से, और डी यानी एक्स सी इजिकल टू जेड हो। तो एक्स एल का मतलब होता है क्या? प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, एक्स सी मतलब होता है धारिती प्रतिघात। जब दोनों बराबर होते हैं उनको बोलते हैं हम कौन सा? अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। ये आर एल सी परिपथ में होता है। किसमें होता है? मैंने पढ़ाया था ये आर एल सी परिपथ में होती है अनुनाद, रेजोनेंस की स्थिति। जब प्रेरकीय प्रतिघात और धारिती प्रतिघात दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो एक दूसरे की जो असर को निराकृत कर देते हैं, तो वहां पर उसको अनुनाद, रेजोनेंस की स्थिति कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। उद्योगशालाओं में शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर के मान को बढ़ाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर उद्योगशाला बोल दिया, क्या बोल दिया? उद्योगशाला, यानी कि बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन है रेक्टिफायर, बी कैपेसिटर या संधारित्र, सी तुल्यकालिक मोटर, डी सीरीज जनरेटर मोटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर, तो क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन मेरा सी वाला यहाँ पर सही होगा। ये लाइन के समांतर में लगाकर इनको चलाया जाता है जिससे कि पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज जो होती हैं उनमें या उद्योगशालाओं में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध धारिती परिपथ में, देखिए शुद्ध धारिती परिपथ की बात हो गई यहाँ पर, यानी जिसमें कि सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा है। ठीक है, क्या जुड़ा हो? कैपेसिटर जुड़ा हो। ए धारा अग्रगामी होती है, बी धारा पश्चगामी होती है, सी धारा और वोल्टेज इन फेज में होते हैं, डी धारा शून्य होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही? धारा अग्रगामी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होता है, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में मैंने आपको बोला था जो वोल्टेज के मानों में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है उसको हम क्या बोलते हैं? धारितीय परिपथ यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? C इजिकल टू क्यू इंटू वी, सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी, सी इजिकल टू क्यू प्लस वी, सी इजिकल टू क्यू प्लस वी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। C इजिकल टू क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, धारिता को फेरेड में नापते हैं। ठीक है, नापते हैं फेरेड में, और मैंने बताया था फेरेड क्या होता है? एक कुलाम आवेश 1 वोल्ट लगाने से अगर प्राप्त होता है तो उसको 1 फेरेड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी अचालक पद्धति, ठीक है, किसी अचालक पद्धति से पृथक की गई दो चालक प्लेटों के बीच आवेश एकत्र करने की युक्ति, ठीक है, जो युक्ति उपकरण उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? ऑप्शन है रेक्टिफायर, बी संधारित्र, सी प्रेरक, डी बैटरी।
उसका आंसर है संधारित्र, कैपेसिटर। मैंने बताया था आपको, ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कूलाम के द्वितीय सूत्र का प्रतिपादन निम्न सूत्र द्वारा किया था। देखिए द्वितीय सूत्र नियम क्या होता है उसका, जो आवेश होते हैं इकाई आवेश उनके गुणनफल के समानुपाती, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसके नियतांक के समानुपाती उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर मेरा कौन सा, बी वाला यहाँ पर मेरा सटीक बैठ रहा है, ठीक है। बी यानी F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है कूलाम का द्वितीय नियम, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर मेरे क्वेश्चन आंसर ये समाप्त होते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया है प्रत्यावर्त धारा सिद्धांत के आप तीनों वीडियोस मेरे YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में डले हुए हैं, अपलोड हैं, आप उनमें जाकर उनको देख सकते हैं। इसके बाद में आप इन जो प्रश्नोत्तरी मैंने बनाई है इसका अध्ययन कर लीजिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपने नए टॉपिक के साथ में, जो अभी आने वाला है उसका वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तब तक फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।